आप देख रहे हैं खास मुलाकात। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, रेलवे जोन के, रांची जोन के रेलवे डीआरएम एसके अग्रवाल साहब। सर, आप झांसी से आए दिसंबर में, नवंबर लास्ट में आए आप। दिसंबर से इनफैक्ट आपने दिसंबर काम से, शुरू किया बिल्कुल जी। तो फिर इस 6-7 महीने के दौरान दरमियान जो बहुत सारी बातें भी आपको समझ में आई होंगी, जैसे कि एक बात सामने आती है कि भाई लंबे समय से किसी एक ही आदमी को टेंडर मिलता है यहाँ पर, चाहे स्क्रैप का हो चाहे पार्किंग का हो, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, इसमें कार्टेल फॉर्मेशन है, इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता जी। लेकिन ई टेंडर होने के बाद भी हम टेंडर में तो हो सकता है कि वो सिर्फ टेंडर पेपर छीन लें, ये टेंडर डालते समय परेशान करें, वो चीज़ ना हो, लेकिन अल्टीमेटली काम तो उन्हें आके फील्ड में ही करना है। तो जब तक उन लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का रहेगा कि कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, जब तक इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। और लॉ एंड ऑर्डर तो आप दे नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर रेलवे दे नहीं सकते। अच्छा सर, ये जो टिकट काउंटर है, कई बार आप लोग नॉलेज में भी बातें आती होंगी, क्योंकि यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है और कई बार ये आवाज़ें भी बुलंद हुई कि भाई काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए। काउंटर की संख्या बढ़ी भी, लेकिन एक ही काउंटर से टिकट मिलता है, कई लोग बेचारे अपनी ट्रेन पकड़ नहीं पाते हैं। इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं अभी लोहारदगा स्टेशन 2 महीने पहले गया था, वहाँ 2 काउंटर चल रहे थे, काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काउंटर यहाँ और खोल लें, तो विद इन ए वीक वहाँ 3rd काउंटर खुल गया। लेकिन आदमी न होने से क्या है कि वहाँ पे चूंकि 3 ही ट्रेनें चलती हैं, तो ब्रेक रोस्टर करके जो गुडशेड में लोग काम करते थे उन्हीं को उस पीरियड में वहाँ लगा के काउंटर चला रहे हैं। अब इसमें 1-2 ऑप्शन है, जैसे एक मैंने राइटिंग में तो नहीं लेकिन वर्बल सजेशन दिया था कि आजकल IT का ज़माना है, अगर हम ये टिकट भी मोबाइल के थ्रू शुरू कर दें, जैसे कि वॉलेट होता है, मनी वॉलेट, उसमें लोगों ने पैसा जमा कर दिया, 200 रुपये, 500 रुपये, एयर टिकट भी लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं आप, क्योंकि अब ये जमाना आ गया है कि जिस तरह से रश है वो आप रिजर्वेशन आप ऑनलाइन करते हैं, तो फिर ये जनरल टिकट बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज़ पे मैंने राइटिंग में तो नहीं भेजा, लेकिन वर्बली मैंने मुख्यालय में ही बात की है, जो बोर्ड में देखते हैं उनसे ही बात की है, और शायद खड़गपुर डिवीजन में इस तरह का कुछ सबर्बन ट्रेन के लिए शुरू किया गया है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो सबर्बन ट्रेन के लिए शुरू किया गया है, बाकी में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सकता जी। क्योंकि अभी ऐसा होता है जो लोग टिकट लेना चाहते भी हैं वो भी टिकट नहीं ले पाते अगर काउंटर पे लंबी लाइन होती है। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम बना दें कि वो SMS करे और उतना पैसा उसने बताया कि मुझे X स्टेशन से Y स्टेशन का टिकट चाहिए और उतना पैसा उसकी वॉलेट से कट जाए और उसके पास मोबाइल पे ही टिकट आ जाए, जैसे रिजर्व टिकट भी दिखा के जाता है, उसमें लोगों को थोड़ा सा ये डाउट था कि वैलिडिटी कैसे होगी। अब मैं जब वो SMS भेजता है उसको 3 घंटे की वैलिडिटी कर दीजिए, 3 घंटे में 2 ट्रिप तो लगा नहीं सकता वो। जिस समय उसके पास वो SMS आया कॉल सेंटर से, उसकी वैलिडिटी 3 घंटे रहेगी, डिपेंडिंग ऑन स्टेशन। मान लीजिए 100 किलोमीटर जा रहा है, 6 घंटे वैलिडिटी रहेगी। हमें इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, अदरवाइज टिकट काउंटर की संख्या इतनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर जो एक जानकारी ये भी आई कि आपके काउंटर के लिए मैन पावर है यहाँ पर, लेकिन वो मैन पावर पता नहीं क्या करता है, इस पर जरा देखिएगा। सर, किसी भी चीज़ का उद्घाटन जो हम करते हैं ना, तब करते हैं जब वो तैयार है कामकाज के लिए। हाल में रेल राज्य मंत्री आए थे, उद्घाटन के दौरान एक उद्घाटन लिफ्ट का भी हुआ था, लेकिन वो तैयार थे नहीं। 1 नंबर लिफ्ट तो चल रही है, अभी भी 2-3 भी चल रही थी, उसमें पानी अंदर चला गया। आप बिल्कुल ये नहीं कहूँगा गलत है, क्योंकि पानी न जा सके वो भी अरेंजमेंट हो, वो अरेंजमेंट उस समय तक नहीं हो पाया। लेकिन 2 और 3 भी जैसा मुझे बताया कि आज से वो भी शुरू हो गई है, और उसमें जो पानी न जाने का बंदोबस्त है वो 1 आध दिन में वो भी हो जाएगा। लेकिन 1 नंबर की लिफ्ट चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अच्छी बात है। सर, उचित रखरखाव के लिए कितना खास ख्याल रखा गया है कोचेस का या तमाम स्टेशन, कोचेज एंड ऑल? देखिए, इसमें पहले तो जो कोचेस से हम बात करें, कोचेस में मैंने एक इंस्ट्रक्शन ये जारी किया है कि जो भी रेक निकलता है उसका अंडर गियर, जैसे एक बार जो हमारे SSCs होते हैं उन्होंने फिट कर दिया कि रेक फिट हो गया, उसके बाद कम से कम एक कोच को अंडर गियर और ऊपर की साफ सफाई है, बाथरूम में सारी फिटिंग्स इंटैक्ट हैं, वो सुपरवाइजर लेवल पे चेक किया जा रहा है। और इवन ऑफिसर्स को भी ये है कि कम से कम 1 या 2 रेक चेक करेंगे और ऐसे में रिकॉर्ड करेंगे कि सब चीज़ ठीक पाई गई। जहाँ तक स्टेशन की साफ सफाई का मुद्दा है, 3 स्टेशन पे
मैकेनाइज क्लीनिंग है, लेकिन उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, जो मैंने यहाँ आने के बाद जब मैं गया और मैंने देखा कि साफ सफाई उस स्टैंडर्ड की नहीं है जी। तो हटिया और रांची के स्टेशन मैनेजर्स को बुला के, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स थे, उन्हें क्या करना है और नहीं करेंगे तो उनको क्या पनिशमेंट हो सकता है, विजिलेंस भी हो सकता है, चार्जशीट भी हो सकती है, वो चीज़ उनको बताई गई। उसके बाद से कुछ इम्प्रूवमेंट तो है, बट अभी भी ये नहीं कर सकते कि 100% इम्प्रूवमेंट सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, पीने के पानी का इंतजाम कितना बढ़िया है यहाँ पे? पीने का पानी का देखिए, अभी तो रांची का जहाँ तक सवाल है, वहाँ ARCTC ने क्वाइन ऑपरेटेड मशीन दी हैं। कुछ बहुत सारे स्टेशन है आपके अंदर, जो छोटे वे साइड स्टेशन, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो हर वे साइड स्टेशन पे अभी पाइप वाटर सप्लाई तो नहीं है, लेकिन हर जगह हैंडपम्प जरूर उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि हर जगह पाइप वाटर सप्लाई देना, जैसा आपको पता है इस एरिया में राफी स्टेटा है और पानी ऊपर मिलता नहीं है, तो वहाँ डीप ट्यूबवेल करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। रेल नीड की अपनी एक कीमत हुआ करती है, जो MRP जो भी होता है उसी पे बेचना होता है, लेकिन ऐसी शिकायतें बार बार आ रही है कि उससे ज़्यादा दाम पर भी उस पानी को बेचा जाता है। इसमें दो, एक तो देखिए सोशल लेवल है कि हर आदमी ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें जो हम लोगों ने लिया है प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल करने के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा आप ही लोगों के पास है ना सर? हाँ वो है, तो इसीलिए वहाँ पे प्राइस लिस्ट सब पे लगा दी गई है। अगर वो प्राइस ज़्यादा मांगता है उससे जो, तो वो अगर कंप्लेंट करता है तो मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूँ कि उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, और जो हम लोग रिन्यूअल करते हैं स्टॉल का, अगर उसने 5 बार से ज़्यादा पेनल्टी लगी है तो रिन्यूअल उसका नहीं होता है। तो अगर इस तरह की लोग कंप्लेंट, लोग जागरूक हो करके अगर उनसे ज़्यादा पैसा मांगता है तो बजाय उससे उलझने के, ये तो स्टेशन मैनेजर को बताया, ये राइटिंग में कंप्लेंट डाल दो। चलिए खैर, कंप्लेन लोग करें, इसमें लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन आपकी व्यवस्था दुरुस्त रहे वहाँ पर ना, जो अधिकारी है, जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यदि मॉनिटरिंग कर लें तो बिना कंप्लेन के भी वो दुरुस्त हो जाएंगे। खैर, सवाल दूसरा एक ये भी है सर कि हालांकि सरकार का बार बार ये दावा होता है कि रेलवे को निजीकरण की ओर हम नहीं ले जाएंगे। अब देखिए, छोटी सी बात है, अब AC कोच अटेंडेंट जैसी बात यदि हम सामने लाए, आपने प्राइवेट के हवाले कर दिया है, और क्या दुर्दशा होती है ट्रेन में वो किसी छिपा हुआ नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कि पुनर्विचार होने की जरूरत है? इसमें देखिए आउटसोर्सिंग, जिस तरह से मैन पावर और जितनी नेटवर्क एक्सपेंड होता जा रहा है और ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं, तो आउटसोर्सिंग तो हमें कुछ एक्टिविटी की करनी पड़ेगी, लेकिन आउटसोर्सिंग किस एक्टिविटी की करनी है ये देखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ आपसे इस बात से सहमत हूँ कि AC कोच अटेंडेंट की जो आउटसोर्सिंग की गई है शायद ये बहुत उचित नहीं है। अगर इसकी जगह हम आउटसोर्सिंग जहाँ पे सुपरवाइज लेबर है, मास में काम करता है, जैसे कि वर्कशॉप्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, या ट्रैक में जहाँ हमारा मास में काम होता है, अगर हम वहाँ आउटसोर्सिंग करें देन प्रोबेबली सुपरवाइज लेबर रहेगा और पब्लिक इंटरफेस पे नहीं रहेगा, तो जो डिससेटिस्फैक्शन पैसेंजर्स को होता है शायद उससे बचा जा सकता है। सर, एक बात समझ में नहीं आती है, यहाँ भी जो यात्री टिकट कटाते होंगे मेरे ख्याल से असली नोट ही होता होगा उनके पास, चाहे 2000 के हो या 500 के हो या 100 के हो, नकली नोट में तो आप टिकट नहीं काटते। लेकिन अक्सर देखा जाता है जो कोचेज हमारे पास हैं, डब्बे वगैरह, वो जो लगभग रिजेक्टेड कोच होते हैं कोलकाता जोन के, वो हमारे पास आते हैं। नहीं, इसमें कलकत्ता जोन के रिजेक्टेड नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली रांची फारदेस्ट वो पड़ता है, तो जो रेक हमें अलॉट होता है, जैसे रेक्स बनते कहाँ हैं, पंजाब में बनता है, कपूरथला में, ICF में बनता है, यहाँ पे आते वो भी हमारी नहीं है। वो अब ये है कि अगर बीच में वो रेक को ले करके लोग अपना जो यूज रेक है, रिलीज रेक, उसे दे देते हैं, इस पर कोशिश जारी है, ये चीज़ हर किसी को बताई गई है, और जो यहाँ के सांसद महोदय हैं और MLA हैं, उन्होंने इस चीज़ को, रेल राज्य मंत्री जी भी आए तो उनको भी बताया है, उन्होंने भी कहा कि इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमें तो जो मिलता है हमें तो उससे काम चलाना है। हाँ, मुश्किल ये है कि आपका भी एक लिमिटेशन है, उसके आगे आप भी नहीं कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन लोग मुश्किलों में सफ़र गुजारते हैं। अब देखिए साहब, राजधानी एक ऐसी ट्रेन है तो सबसे अच्छी ट्रेन है जी, बिल्कुल। उसके कोचेज की यदि बात करें, यदि आप सफ़र करेंगे तो संभवतः एक अच्छा कोच लग जाएगा, क्योंकि आप महकमा के बड़े हैं तो प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन एक आम आदमी जो सफ़र करता है, तो जरा उनसे आप उनके रिएक्शन देखेंगे ना सर, तो तकलीफ होगी। आखिर पैसा आप प्रीमियम आधार पर भी अब लेने लगे हैं, क्योंकि आज तक समझ में नहीं आया हमें कि 2806 रुपये में AC 2 की यदि टिकट मिलती थी तो आज नज़दीक आते आते वो 4000 तक पहुंच जा रहा है।
क्या इसका लाभ वाकई रेलवे को मिल पा रहा है? अब इंडियन रेलवे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारी अपनी थिंकिंग ये है कि इसका लाभ तो शायद नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमने डायनेमिक फेयर पॉलिसी चालू की है उससे नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम हो गए हैं। क्योंकि अब अगर 4000 में AC टू टायर का टिकट मिलता है तो लोग एयर से जाना पसंद करते हैं बजाय राजधानी से जाने के। तो क्या किया जाए ऐसे में? मुझे लगता है कि इस पर शायद रेलवे बोर्ड कुछ पुनर्विचार कर रहा है डायनेमिक पॉलिसी पे। मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं कि पुनर्विचार किस स्टेज पे है, लेकिन शायद पुनर्विचार चल रहा है। और डायनेमिक पॉलिसी जो हम मासेस के लिए जो बना रहे हैं, जैसे कि राजधानी, दुरंतो और शताब्दी, इन 3 में ही डायनेमिक फेयर लागू है, बाकी और किसी में डायनेमिक फेयर नहीं है। तो उसके पीछे रेलवे की ये थिंकिंग थी कि जो इन ट्रेनों पे चलता है, राजधानी में भी सर सामान्य आदमी ही चलता है, वो डायनेमिक फेयर की बात क्या करें हम। जो बड़े लोग होते हैं वो बोइंग से भी जाते हैं और मध्यम वर्गीय का ये ट्रेन बन के रह गया है। तो मेरे ख्याल से रहम कीजिए, हम तो ये कहेंगे जी। इस पर शायद विचार कर रहा है मंत्रालय हमारा, और इस पर जो भी होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। कोई ये बताइए सर कि ट्रैक की संख्या भी बढ़ने वाली है क्या? ट्रैक की संख्या से जैसे अभी रांची डिवीजन में हटिया से लेके ओरगा तक, बल्कि नया गांव तक, ये डबलिंग होनी है जी। इधर आपका बरका की तरफ जो टाटी से लेकर के नई लाइन पड़ रही है, तो डबलिंग और थर्ड लाइन के काम ज़्यादा हैं। न्यू लाइन का तो रांची डिवीजन में इतना काम नहीं है, लेकिन डबलिंग का काम है कि ये हटिया नवागांव जो है, दिस इज एम्बिशियस प्रोजेक्ट, क्योंकि इस पे गुड्स ट्रेनें काफ़ी हैं जी। तो इस पर डबलिंग का काम सैंक्शन हो गया है और प्लानिंग स्टेज में है। सर आपकी जानकारी में ये बात है कि स्टेशन के आसपास एंक्रोचमेंट एक इशू है? ये रांची में ही नहीं है, ये इशू पूरे ऑल इंडियन रेलवे पे है, और इसमें हम लोगों की कोशिश रहती है। देखिए, ये भी एक सोशल लेवल है, और इंक्रोचमेंट हटाना बहुत आसान नहीं है जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ना मिले। यहाँ हम लोगों ने पीछे कुछ पक्के इंक्रोचमेंट थे स्टेडियम के पास, उन्हें हटाए भी हैं, उसको लेके भी काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन वो मेरे आने के जस्ट पहले की बात थी, लेकिन इंक्रोचमेंट हटाए गए। तो जहाँ ज़रूरत होती है उनको हटाते हैं, लेकिन जो पुराने इंक्रोचमेंट हैं, जैसा मैंने कहा, सोशल लेवल है और इनको हटाना बहुत मुश्किल काम है। ऑटो वालों की लंबी कतारें जब खड़ी हो जाती है ना सर, आबादी के पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। मैं रांची में बता सकता हूँ, रांची में मैंने उस दिन देखा था तो रिक्शे वाले, ऑटो वाले, तो रिक्शे वालों के लिए तो मैंने एक प्लेस ईयर मार्क कर दिया था। आरपीओ को क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि अगर आप जब एग्जिट से निकलें तो राइट हैंड साइड पे कुछ जगह खाली पड़ी हुई थी, तो वहाँ मैंने बोला था कि आप सारे रिक्शे वालों को वहाँ पे रखें और वहाँ से आएगा लेने के लिए। ऑटो वाले भी पहले ये शिकायत थी कि स्टेशन के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं, तो मैंने वो भी उनको कहा कि कोई उसके अंदर मिलता है तो उसका आप ऑटो जो है सीज कर लीजिए, क्योंकि किसी भी ऑटो वाले को अंदर जाके पैसेंजर को परेशान करने का कोई हक नहीं है। और प्रैक्टिकली अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया है। कोशिश चल रही है। और दूसरा ये भी चल रहा है, हमारे सिस्टम को ना कुछ ले देकर आगे बढ़ने की आदत हो गई है तो इसमें क्या है ना, इच्छा शक्ति उस रूप में बन नहीं पाती है। हमारे लोकतंत्र की विडंबना भी है, क्योंकि सुविधा मिले और लोग ईमानदारी से काम करें अपनी अपनी जगह, संभव है कोई इशू रहे भी नहीं, लेकिन चैलेंज बन के ही रह जाता है। ओवरऑल यदि हम जानना चाहें आपसे, आखिरी सवाल है हमारा कि चंद्रपुरा पर जो गाज गिरी उस रूट पर, उस पर मरहम लगा पाने में आप लोग कितने हद तक, कितना परसेंटेज में हम जाने, कितने हद तक और कब तक कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अभी तो ये कह सकते हैं 30-40% तक ही कामयाब है जी, लेकिन आने वाले समय में भी 2-3 महीने के अंदर हो सकता है कि हम 65-70% तक पहुंच जाएं, लेकिन 100% तो जब तक कि सारी ट्रेनें रेस्टोर न हो, अल्टरनेटिव रूट ना बने, 100% सेटिस्फैक्शन लेवल तो मैं नहीं कह सकता। क्या वो अल्टरनेटिव रूट के लिए कोई प्लानिंग है, कोई ट्रैक का काम चालू हुआ है? नहीं, अभी तो प्लानिंग स्टेज में है, और शायद क्योंकि हमारे जमीन पे नहीं उतरा है, जमीन पे भी नहीं उतरा है, लेकिन मेरी DRM धनबाद से बात हो रही थी, उन्होंने बताया शायद कोल मंत्रालय जो भी इसका पैसा होगा अल्टरनेटिव रूट का, उनको देने के लिए कहा गया है। तो मुझे लगता है कि साल भर के अंदर इस पर कुछ काम शुरू होना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और खास मुलाकात में धन्यवाद के लिए, और थैंक यू वेरी मच। हमारी शुभकामना आपको, लोगों का कोई भाजन आप न बने, क्योंकि रेलवे को अचानक एक फैसला सुना दिया गया। 8 जून को एक चिट्ठी आई कि 15 जून से ट्रेनें बंद कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। नतीजा आपके सामने है, आम आदमी का कोई भाजन रेलवे को बनना पड़ रहा है। हालांकि क्योंकि रेलवे को ही सारी कुछ प्रोवाइड करनी होती है, पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया है रेलवे इस मामले में, आगे अभी वक्त लगेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।